आज मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूर्व मध्यकाल में भारत पर जो आक्रमण हुए, जिसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, उनमें मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले हम भारत पर अरब आक्रमण, जिसमें हमने देखा किस तरह से बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुस्लिम या इस्लाम की स्थापना की या इस्लामिक समाज की स्थापना की। उसके बाद हमने देखा किस तरह से महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण था। और उसके बाद आज भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्की आक्रमण जो मोहम्मद गौरी का है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और मोहम्मद गौरी के जो भारत आक्रमण थे, ये बहुत ही ऐतिहासिक थे, क्योंकि इनके आक्रमण के बाद ही भारत में इतिहास बदला है। प्राचीन इतिहास हमारा मध्यकालीन इतिहास में परिवर्तित हो गया। तो किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, कौन था मोहम्मद गौरी, इसके भारत आक्रमण के क्या उद्देश्य थे, और इसने किस प्रकार से तत्कालीन भारत की महान शक्ति पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक स्थापत्य है, वो तैयार किया और आगे चल करके कई सौ वर्षों तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती रही। इसी के बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मोहम्मद गौरी कौन था और कहां से भारत में आया था। तो बात फिर से निकलेगी यहां से, अफगानिस्तान से। हमने देखा था कि महमूद गजनबी जो है, ये भी अफगानिस्तान से आया था और यहां पर अफगानिस्तान में स्थान थोड़ा सा बदल गया है। जैसे ये गजनी है, यहां से महमूद गजनबी आया था, लेकिन इसके उत्तर में यहां पर एक स्थान था जिसका नाम था गोर। ठीक है, गोर स्थान था। इसी गोर स्थान में महमूद जो मोहम्मद गौरी है, जिसको हम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, इसने एक वंश की स्थापना की और इसके वंश को कहा जाता था शंशबनी वंश। याद रखिएगा, गौर इसका नाम सरनेम था, क्योंकि जिस स्थान पर इसने शंशबनी राज्य की या वंश की स्थापना की थी, वहां का जो केंद्र था, इसकी जो राजधानी थी, वो क्या थी? गोर या घोर। तो गोर राजधानी होने की वजह से इसका सरनेम गौरी पड़ा और इसे मोहम्मद गौरी के नाम से इतिहास में जाना गया। तो मोहम्मद गौरी का जो वंश था वो क्या था? शंशबनी वंश था और शंशबनी वंश का ये संस्थापक था। मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर धीरे धीरे अपनी साम्राज्य का विस्तार किया, तो हम देखते हैं कि गौर वंश जो है वो गजनी वंश के अवशेषों पर ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि गजनी वंश का धीरे धीरे क्या हुआ? पतन हुआ। जो महमूद गजनवी था, इसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे गजनी वंश के पतन की ओर हुआ। तो गजनी वंश का जो क्षेत्र था, यानी कि एक जमाने में जो गजनी वंश के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, वहां पर अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे गौर वंश की स्थापना होती जा रही है, विस्तार होता जा रहा है। तो यहाँ पर गौर वंश था या शंशवनी वंश था, जिसका शासक था, संस्थापक था शिहाबुद्दीन गौरी। इस शिहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर जो आक्रमण किए, उसका मूल उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और भारत में साम्राज्य विस्तार करना। यहाँ पर देखिए, महमूद गजनबी का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी का उद्देश्य था गजनी साम्राज्य का विस्तार करना और भारत की सीमाओं के अंदर तक गजनी साम्राज्य को ले जाना। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वह थोड़ा सा और अलग था महमूद गजनबी से। जो मोहम्मद गौरी है, यह भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था, या ये कहिए कि जहां पर ये इसका मूल निवास स्थान था, यहां पर इसको बहुत सारी चुनौतियां मिल रही थी। जो स्थानीय जो शासक थे, उनसे जो चुनौतियां मिल रही थी, उसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर के अपने साम्राज्य का विस्तार करने की स्थापना की। और मैंने आपको बताया था कि जो गजनी सुल्तान था, इसको पहली बार सुल्तान कहा गया। महमूद गजनबी पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। आगे चल करके ये सुल्तान की उपाधि गौरी ने भी ली और इसी के आधार पर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी होती है। तो मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण किससे प्रभावित थे? ये भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना या साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य को ध्यान में रख करके मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। अब मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किए, तो उस समय ये जो मुल्तान है और यहाँ पर जो पंजाब, सिंध या पंजाब का क्षेत्र था, ये पहले से ही अफगानिस्तान या जो गजनी साम्राज्य था उसमें शामिल थे। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि किस तरह से महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर दो क्षेत्रों को, हालांकि उसने 17 बार आक्रमण किए भारत पर, लेकिन इनमें से केवल दो क्षेत्रों को, पहला मुल्तान और दूसरा पंजाब, इसे
महमूद गजनवी ने अपने गजनी साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लिया था? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी था उसने जब भारत पर पहला आक्रमण किया वो कहां पर किया? मुल्तान पर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहां किया गया था? तो समय था 1175 ईस्वी और स्थान था मुल्तान। यानी कि भारत में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया और मुल्तान में इस समय करमाथी वंश का एक मुस्लिम शासक शासन कर रहा था। तो बड़ी ही यहाँ पर सरलता से मोहम्मद गौरी ने जो यहाँ पर मुल्तान को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी कि इसके पहले भारत आक्रमण में ही इसको क्या हुआ? जीत मिली। लेकिन मोहम्मद गौरी को हर बार इस प्रकार की जीत नहीं मिलती है जिस प्रकार से महमूद गजनवी को मिलती है। हमने देखा कि गजनवी ने लगभग सभी आक्रमण को जीता था, लेकिन मोहम्मद गौरी कई बार भारतीय शासकों से पराजित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार जाकर के युद्ध की रणनीतियों को अपने बेहतर करके दोबारा भारत पर आक्रमण किया। तो ऐसे ही जब मुल्तान के बाद इसने उच्च पर आक्रमण किया, मुल्तान और उच्च के आक्रमण की सफलता से प्रेरित होकर, उत्साहित होकर मोहम्मद गौरी ने उसके बाद कहां पर आक्रमण किया है? गुजरात में आक्रमण किया, माउंट आबू के समीप। ठीक है, माउंट आबू के समीप गुजरात में जब इसने आक्रमण किया तो इस समय यहां पर जो वंश था उसका नाम था चालुक्य। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चालुक्य वंश का शासन था और चालुक्य वंश का जो साम्राज्य था उसका जो शासक था उसका नाम था मूलराज द्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय, इसे हम भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये नाम क्यों महत्वपूर्ण है आगे आपको समझ में आ जाएगा। जिस समय जो मोहम्मद गौरी था इसने जब गुजरात पर आक्रमण किया वो समय क्या था? गुजरात आक्रमण का जो समय था वो था 1178 ईस्वी। ठीक है, इस समय मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा। प्रश्न पूछा गया है वह कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किया? तो वो था गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, दोनों नाम है उसके, कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। तो इसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। कहां पर? माउंट आबू के समीप। जब भीम द्वितीय को यह सूचना मिली कि मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर के आ रहा है तो उसने उसे बाहर ही यानी कि अपने किले के बहुत दूर ही आबू पर्वत पर ही घेर करके बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन मोहम्मद गौरी इस पराजय से निराश नहीं हुआ। अगर वो चाहता तो यहां से वापस जा सकता था, लेकिन वह वापस नहीं गया और उसने अपनी तैयारी को और मजबूती से रखा, क्योंकि मुल्तान और ये जो उच्च है यहाँ की विजय से इसको काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिल चुका था। और एक और चीज यहाँ पर है कि जिस प्रकार से महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा, आक्रमण किया, इससे भारत की तत्कालीन जो राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी वो अब पता चल चुकी थी इन देशों को। तो मोहम्मद गौरी ये जानता था कि भारत को हराना, पराजित करना अब नामुमकिन नहीं है। भारत को हराया जा सकता है क्योंकि इस समय का जो भारत था वह राजनीतिक रूप से काफी टूटा हुआ था और जो राजपूत शासक थे उत्तर भारत में वे आपस में ही परस्पर लड़ रहे थे, क्योंकि वे सामंतों की तरह व्यवहार करते थे, एक दूसरे से संघर्ष करते थे और एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि इन पर कभी इस प्रकार का आक्रमण नहीं होगा। तो इतने शक्तिशाली और बहादुर होने के बावजूद जो एक यूनिटी है, संगठन है, उसकी कमी की वजह से किस प्रकार से पहले महमूद गजनवी और बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए और उनको सफलता प्राप्त हुई। तो ऐसे ही जब गुजरात पर इसने आक्रमण किया तो माउंट आबू के निकट मूलराज द्वितीय से मोहम्मद गौरी को पराजय मिली। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत किया और तत्कालीन समय में उत्तर भारत की सबसे जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शक्ति थे जो कि चौहान वंश के नाम से जाने जाते हैं, चौहानों को इसने हराया। और आप जानते हैं कि चौहान वंश कहां पर था इस समय? चौहान वंश का जो साम्राज्य था, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया है उस समय चौहानों का जो शासन था वह अजमेर से लेकर के कहां तक था? दिल्ली तक था। क्योंकि यहां पर इस समय जो शासक था मोहम्मद गौरी के समय अजमेर और दिल्ली का जो शासक था चौहान वंश का, उसका नाम बड़ा
ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से इसको जाना जाता है। इसे हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी इसका है, राय पिथौरा। तो पृथ्वीराज चौहान जैसा महान शासक जो कि चौहान वंश का था, और इसका आरंभिक, चौहानों का जो आरंभिक केंद्र था वो कहाँ था? अजमेर में शाकंभरी के चौहान थे ये। और आगे चल करके इन्होंने तोमरों से क्या किया था? दिल्ली को भी छीन लिया था। तो संपूर्ण दिल्ली और अजमेर यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो चौहानों के पास था, और उसका नियंत्रण इस समय था महान शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के पास। यहां पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया है तो यहां पर 2 बार आक्रमण किया, और आक्रमण का केंद्र जहां पर युद्ध हुआ था वो है तराइन। ये यहां पर स्थित है तराइन। वर्तमान में तराइन कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर तराइन स्थित है। और इसी तराइन में 2 युद्ध हुए हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला युद्ध कब हुआ है? 1191 ईस्वी में, और दूसरा कब हुआ है? 1192 ईस्वी में। तराइन के ये दोनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनमें से दूसरा युद्ध तो इतिहास को बदलने वाला था। इनके बारे में हम काफी अच्छे से समझ लेंगे। तो 1191 ईस्वी में तराइन पर जब आक्रमण हुआ, तराइन में जब युद्ध हुआ, तो उसका सामना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किया। यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने एक बहुत विशाल सेना लेकर के मोहम्मद गौरी की जो हालत की है युद्ध में कि पूछिए मत। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत की संगठित शक्ति को देखा, और देखा कि वाकई पृथ्वीराज चौहान को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। इस तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ है? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और घायल मोहम्मद गौरी जब वहां से जा रहा था, एक गलती यहां पर कर दी पृथ्वीराज चौहान ने कि उसको मारा नहीं। अगर इसको यही मार दिया होता तो तराइन का दूसरा युद्ध न होता, और शायद भारत में दिल्ली सल्तनत या तुर्की सल्तनत की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से भारत में ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और उसे जिंदा वापस जाने दिया गया। हालांकि अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते तो इसकी यहीं पर हत्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत का जो इतिहास है हम देखेंगे, चाहे महाभारत हो या उसके बाद के युद्ध हो, ज्यादातर राजाओं ने युद्ध में भी धर्म नीति का सहारा लिया है, लेकिन ये तुर्क ऐसे नहीं थे। ये आक्रमणकारी थे, इन्हें केवल युद्ध जीतना था, फिर चाहे रणनीति कुछ भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी फिर से पराजित हुआ। ये भारत में इसकी दूसरी महत्वपूर्ण पराजय थी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मोहम्मद गौरी एक बड़ा ही जुझारू व्यक्ति था। वह अपनी हार से निराश नहीं होता था, बल्कि अपनी हार की गलतियों को ढूंढकर उनको ठीक करता और वापस आकर के फिर से जीत प्राप्त करने का प्रयास करता। और वास्तविक योद्धा यही होता है। एक योद्धा के रूप में हम उससे ये सीख सकते हैं, लेकिन एक आक्रमणकारी के रूप में उसने भारत को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया। अब यहाँ पर देखो, पृथ्वीराज चौहान ने तो जब एक बार हरा दिया मोहम्मद गौरी को, तो इनको ऐसा लगा कि मोहम्मद गौरी हमारी शक्ति को देख करके इतना डर गया है कि अब वो दोबारा भारत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। और यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस समय वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे कि अब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, उसी समय मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था? अगले युद्ध की तैयारी कर रहा था। क्योंकि इस प्रथम तराइन के युद्ध में उसने जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी शक्ति को देख लिया था, उनकी रणनीति को देख लिया था, और इसीलिए अगली बार वह उसी प्रकार से तैयारी करके गया। देखिए कितना बड़ा सबक हम सीख सकते हैं इस घटना से, कि हमारे जीवन में जब भी हम कोई पहला प्रयास करते हैं या दूसरा प्रयास करते हैं और उसमें हमको पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो फिर अगले प्रयास के लिए हमारी ऊर्जा और उत्साह कम हो जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि अपने पहले के प्रयासों से हमने इतना कुछ सीख लिया होता है कि अब बहुत नया सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा नया अगर हम रिफॉर्म करें तो अगली बार विजय हमको प्राप्त हो सकती है। और यही जो उदाहरण है सबसे बड़ा, ये तराइन के दूसरे युद्ध में दिखाई देता है। केवल 1 साल लिया मोहम्मद गौरी ने अपनी तैयारी के लिए, और 1192 ईस्वी में फिर से आधमका तराइन के मैदान में ही अपना बदला लेने के लिए
तराइन के दूसरे युद्ध में। ये युद्ध हुआ है 1192 ईस्वी में और मैंने बताया आपको कि ये इतिहास बदलने वाला युद्ध था। भारत में जैसे तराइन के दूसरे युद्ध ने प्राचीन इतिहास को मध्यकालीन इतिहास में बदल दिया, ऐसे ही पानीपत का जो युद्ध था, खासतौर से पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, उसने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर के युद्ध, ये सब निर्णायक युद्धों में आते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। तराइन का दूसरा युद्ध इसी तराइन के मैदान में हुआ था। फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाएं इस मैदान में आमने सामने आके खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने जो राजाओं का समूह बनाया, एक संगठित सेना बनाई। पहले तो पृथ्वीराज को विश्वास ही नहीं हुआ कि मोहम्मद गौरी दोबारा आ धमका है, लेकिन जब वो काफी, ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी कि वो काफी देर में इस बात के लिए तैयार हुए कि मोहम्मद गौरी तराइन पर दोबारा हमला कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो उस तैयारी के दौरान उन्होंने तमाम राजाओं का संगठन बनाया, लेकिन इस संगठन में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम था जयचंद्र, जो कन्नौज में शासन करता था, और कन्नौज के इस शासन को हम गहड़वाल के नाम से जानते हैं। तो गहड़वाल वंश के शासक राजा जयचंद्र जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। कुछ साक्ष्य इतिहासकारों के अनुसार ऐसे मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि गहड़वाल शासक, कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाती है, इस तथ्य की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह से हो नहीं पाती है। पर एक बात तो तय है कि कन्नौज के राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी थी, और इस दुश्मनी के कारण अलग अलग बताए गए हैं। एक पक्ष ये मानता है कि जयचंद्र की जो पुत्री थी संयोगिता, उसको पृथ्वीराज चौहान ने उसके स्वयंवर के मंडप से ले जाकर के भगा करके प्रेम विवाह कर लिया था, जिसकी वजह से जो कन्नौज का शासक जयचंद्र है वो पृथ्वीराज चौहान से काफी ज्यादा नाराज था। और दूसरा पक्ष इसमें यह है कि जो तोमर थे, मैंने आपको बताया था कि तोमरों का शासन था कहां पर, दिल्ली में। दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना जब की गई तो वहां पर उनके कोई पुत्र नहीं था, और महत्वपूर्ण बात यह है कि तोमर वंश जो है यह पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था, और यह राजा जयचंद्र का भी ननिहाल था। यानी कि राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान एक मौसेरे भाई थे, और दोनों के नाना जो हैं वो तोमर के शासक थे, लेकिन उनके जो कोई पुत्र नहीं था, तोमरों के कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना उत्तराधिकारी या तो पृथ्वीराज चौहान को बना सकते थे या फिर जयचंद्र को बना सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाद में जयचंद्र ने इस पर अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश की, अपना दावा किया दिल्ली पर। तो यहां पर युद्ध होता है दोनों में, और इसमें विजयश्री किसको मिलती है, पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान या अजमेर के चौहानों को जब दिल्ली मिल गई तो इससे भी जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में काफी ज्यादा मनमुटाव हो गया। तो कुल मिलाकर के जब मोहम्मद गौरी ने तराइन में युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो इस युद्ध में कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। यह सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एक मजबूत शक्ति थे इस समय कन्नौज में, उत्तर भारत में जयचंद्र, इनके पास एक मजबूत सेना थी। यदि राजा जयचंद्र ने परस्पर दुश्मनी को भूल करके एक बाह्य आक्रमण के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता तो शायद तराइन के दूसरे युद्ध के परिणाम कुछ और होते, शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास किंतु परंतु की बात नहीं करता, इतिहास जो है उसकी बात करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर, यहां पर युद्ध हुआ दोनों का, यहां पर मोहम्मद गौरी ने बड़ी ही चालाकी के साथ पृथ्वीराज चौहान को अपने युद्ध नीति में फंसा लिया, क्योंकि वो पहले ही सारी दुश्मन की शक्ति को जब आप भांप लेते हैं तो दोबारा हमला करके आप उसी शक्ति पर प्रहार करते। यही काम किया मोहम्मद गौरी ने। क्या किया मोहम्मद गौरी ने, समझते हैं इसको। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को क्या किया है,
5 भागों में बांट लिया और इन 5 भागों में 4 भाग उसने युद्ध के मैदान में सीधे मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी सेना के सामने लगा दिए। ये 4 जो भाग हैं सेना के, ये लगा दिए पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने, और 5वां जो है उसे रिजर्व रखा, यानी कि अपनी सेना की 5वीं टुकड़ी को तो इसने मोहम्मद गौरी ने क्या किया, रिजर्व रख लिया था इमरजेंसी के लिए। अब क्या होता है, यहां पर पृथ्वीराज चौहान की सेना और यहां पर मोहम्मद गौरी की सेना। गौरी ने क्या किया, गौरी ने अपनी सेना को पहले पीछे हटने का आदेश दिया। जब गौरी की सेना पीछे हटने लगी तो पृथ्वीराज और उनकी सेना को लगा कि गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान की सेना को देख करके डर गया है और ये युद्ध से भाग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये मोहम्मद गौरी की युद्ध नीति थी, रणनीति थी, और इसमें किस तरह से पृथ्वीराज चौहान फंस गए उसको देखिएगा। जब गौरी ने अपनी सेना को पीछे बढ़ाया तो पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना उत्साहित होकर के आगे की तरफ बढ़ती रही, और जैसे जैसे इनकी सेना आगे बढ़ती गई वैसे वैसे गौरी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, और फिर ये जो 5वीं सेना की टुकड़ी रखी हुई थी इसको पूरी तरह से पीछे से आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को एक गोल गोल घेरे में, यानी कि एक प्रकार का चक्रव्यूह बना लिया, जैसा आपने महाभारत में देखा था अभिमन्यु के विरुद्ध कौरवों ने बनाया था। तो यहां पर जो सेना गौरी की पीछे जा रही थी उसने यहां से घेर लिया पृथ्वीराज की सेना को, और जो 5वीं टुकड़ी रिजर्व रखी जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था, उसने इनको इस पीछे से जाकर के तो पृथ्वीराज चौहान की सेना इस तरह से एक चक्रव्यूह में फंस करके रह गई, और यही मोहम्मद गौरी की रणनीति थी। यहां पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, पृथ्वीराज की सेना मारी गई, और तराइन के इस दूसरे युद्ध में बहुत बुरी तरह से भारत की पराजय हुई, और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को वो अपने साथ ले गया। आगे की कहानी हम देखेंगे किस प्रकार से इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन मोहम्मद गौरी पर ही रहेगा। तो मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तो इसका मतलब है कि अब मोहम्मद गौरी कहां तक आ चुका है। अब मोहम्मद गौरी देखो ऊंच और मुल्तान में आ ही चुका था, अब ये अजमेर और दिल्ली यहां तक मोहम्मद गौरी का शासन हो चुका था, नियंत्रण उसका हो चुका था। लेकिन अभी वो चुप रहने वाला नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जो अपना नहीं हुआ वो परायों का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं राजा जयचंद्र की। मोहम्मद गौरी ये जानता था कि राजा जयचंद्र आगे चल करके उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को भला मोहम्मद गौरी कैसे छोड़ सकता था। तो उसने अगला निशाना किसको बनाया है, कन्नौज को। मोहम्मद गौरी ने अगला निशाना कन्नौज को बनाया, और कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ युद्ध हुआ, जिसे हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। चंदावर का जो युद्ध है कब हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था। और जाहिर सी बात है अब जयचंद्र अकेला पड़ चुका था, और अब उसको अपनी भूल का शायद एहसास हुआ होगा कि उसने पृथ्वीराज का साथ ना देकर कितनी बड़ी भूल की थी। इनको लगा कि मोहम्मद गौरी आक्रमण करके चला जाएगा और ये दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे, यहाँ के शासक बन जाएंगे। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन था उसको रास्ते से हटा देगा, पर एकदम उल्टा हुआ। इस 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने बड़ी बुरी तरह से कन्नौज के गहरवाल शासक राजा जयचंद्र को पराजित कर दिया। अब किस प्रकार से जो मोहम्मद गौरी है इसका साम्राज्य भारत में बढ़ रहा है उसको देखिए। ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, ये पूरा क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, मुल्तान, पंजाब, ये पूरा साम्राज्य जो है ये किसका हो चुका है, अब ये पूरा साम्राज्य हो गया मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में किस प्रकार से अपने आप को अंदरूनी क्षेत्रों में स्थापित कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने जीते गए क्षेत्रों का क्या किया और कैसे इसके आधार पर आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। देखिए 1194 में चंदावर के युद्ध में जब मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई तो उसने लगभग अधिकांश उत्तर भारत पर जो एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और यहां पर अपने 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए इसने। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
मोहम्मद गौरी को अपने मूल प्रदेश गौर में भी जाना था, अफगानिस्तान का साम्राज्य भी उसको संभालना था, तो वह भारत में बहुत दिनों के लिए नहीं रह सकता था और भारत में अपने जीते गए प्रदेश, अब ये इसका साम्राज्य कहां तक जा रहा है, अगर इसका नया मैप बनाए गजनी का, ये मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी का अब जो साम्राज्य है वो भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं महमूद जो मोहम्मद गौरी है इसके साम्राज्य को। तो भारत में जीते गए प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है मोहम्मद गौरी। इनमें पहला नाम बहुत महत्वपूर्ण है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आगे मध्यकाल में हम पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो है यहां पर प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली, लाहौर और उसके आसपास के जो जीते गए इलाके थे गौरी साम्राज्य के उसकी देखभाल की। और ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था और पूर्वी क्षेत्रों में अपने गौर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, बंगाल और बिहार की तरफ अपने गौर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मोहम्मद गौरी ने एक दूसरे दास को नियुक्त किया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और इस बख्तियार खिलजी ने पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल और बिहार में जो है वो गौर साम्राज्य का विस्तार किया और इसी समय बंगाल और बिहार में इसने बहुत ही लूटपाट मचाई जिनमें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस भी शामिल है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने की थी। ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। इनमें नालंदा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय था। नालंदा पर अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें हम नालंदा की प्रसिद्धि और क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया था उसकी असली वजह आपको बताएंगे। वर्तमान में नालंदा को किस तरह से पुनर्जीवित किया जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में। फिलहाल हम बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर गौर साम्राज्य का विस्तार किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली, लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्र में गौर साम्राज्य की देखभाल की। और ये दोनों कौन थे? ये दोनों ही मोहम्मद गौरी के दास थे और भारत में गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों की देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी थी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो मोहम्मद गौरी है वो जब जा रहा था गौर में तो उसको देखा कि भारत में जो पश्चिमोत्तर प्रांत में जनजातीय थी जो उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ हस्तक्षेप किया और खोखरों के साथ इसका अंतिम जो युद्ध है वो हुआ है। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जो अंतिम विद्रोह है, जो अंतिम आक्रमण है वो किस पर किया? मोहम्मद गौरी ने खोखरों पर किया। खोखर कौन थे? खोखर जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले एक लड़ाकू जनजाति थी। इनके साथ युद्ध हुआ है मोहम्मद गौरी का और इसी युद्ध में खोखरों ने 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या 1205 ईस्वी में खोखर विद्रोह के दौरान हुई और जब इसकी हत्या हुई उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था। तो जो उसके सरदार थे, जो अन्य दास थे, लाहौर की जनता थी, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यह सलाह दी कि वह भारत में गौर साम्राज्य का अब प्रतिनिधि नहीं बल्कि उसका शासक बनना चाहिए, सुल्तान बनना चाहिए। तो सभी के जो कहने पर या सभी के सुझाव पर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन गया है? भारत में गौर साम्राज्य का एक प्रकार से कर्ता धर्ता या शासक बन गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में यानी कि भारत में जो गौर साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आते थे उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और ये क्या बन गया? इसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को अभी भी गौरी का दास ही मानता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था बल्कि यह अपने आप को गौरी का प्रतिनिधि या सिपह सालार ही मानता था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है वो इसके बाद इल्तुतमिश है वो आएगा।
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना जरूर की थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो उत्तर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर यह प्रश्न आए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था या प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही पूरी सत्ता का नियंत्रण किया था और इल्तुतमिश ने आगे जाकर के क्या किया है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। तो पूर्वी क्षेत्र में बख्तियार खिलजी आगे बढ़ता रहा। बख्तियार खिलजी ने बाद में दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह भी किया है। आगे जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं किस तरह से मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत में अपने विजय अभियानों के द्वारा भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मोहम्मद गौरी कौन था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब यहां पर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है तो उसके बाद जो, अब यहां पर एक कहानी जो हमने बीच में रोक दी थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ और अजमेर का क्या हुआ। तो यहां पर देखिएगा, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद उन्हीं के वंशज को अजमेर में या दिल्ली में सत्ता का नियंत्रण दे दिया था मोहम्मद गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी के एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में वहां पर काम करते थे। लेकिन अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, पृथ्वीराज का पूरा जो विजय अभियान है उसके बारे में, जो उनका जो राज कवि था चंदबरदाई, उसने जो ग्रंथ लिखा है, उसकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस पृथ्वीराज रासो की अगर बात माने, हालांकि इसमें सत्यता कितनी है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके अनुसार माने तो कहानी कुछ और है। पृथ्वीराज रासो की कहानी यह है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था तो इसने अपने साम्राज्य में ले जाकर के इनको अंधा करा दिया, इनकी आंखें फुड़वा दी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। और उसके बाद जो इनका जो दरबारी कवि था चंदबरदाई, ये भी इनके साथ था। चंदबरदाई स्वयं ये बताता है कि उसने सुल्तान यानी कि गौरी को ये बताया, पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही निपुण है और मोहम्मद गौरी को उनकी ये कला देखनी चाहिए। तो इसलिए एक सभा का आयोजन किया गया और बहुत ही ऊंचाई पर जाकर के मोहम्मद गौरी बैठ गया। और उसी समय जब चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने के लिए कहा तो उन्होंने तीर चला करके मोहम्मद गौरी को मार डाला। अब यहां पर कैसे क्या हुआ कि जब ये सारी सभा आयोजित की जा रही थी तो मोहम्मद गौरी ने इसको चंदबरदाई को कहा कि तुम पृथ्वीराज चौहान को बाढ़ चलाने के लिए कहो, क्योंकि शब्द भेदी बाढ़ का मतलब है कि शब्द जहां से आएंगे उसी तरफ बाढ़ चलाया जाएगा, वो भी बिना देखे। उनकी तो आंखें थी ही नहीं पृथ्वीराज चौहान के। तो चंदबरदाई की ये चाल थी। कैसे चाल थी, किस प्रकार से चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान को इशारा करता है कि मोहम्मद गौरी किस डायरेक्शन में बैठा है, और शब्द मोहम्मद गौरी ये सोच रहा है कि शब्द चंदबरदाई की ओर से निकल रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान का तीर भी उसी की तरफ जाएगा। लेकिन कैसे चंदबरदाई ने अपने शब्दों के द्वारा पूरा एक डायरेक्शन दिया, उसको इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये शब्द किसके हैं, चंदबरदाई के। क्या कहता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि किस डायरेक्शन में और किस ऊंचाई पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, ये पूरी माप जो है ये चंदबरदाई बता देता है। और उसके बाद कहता है कि उसके ऊपर गौरी बैठा हुआ है और ये मौका पृथ्वीराज को छोड़ना नहीं चाहिए। और इन्हीं शब्दों से उसके मोहम्मद गौरी के डायरेक्शन का अनुमान लगा करके पृथ्वीराज चौहान ने अपना निशाना साधा और सीधे ये तीर जो है मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर के लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। यह कथा या यह कहानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार मैंने आपको बताई है। अन्य तथ्य क्या है ये मैंने बता दिया खोखर के विद्रोह में। ठीक है, अब इसमें जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सभा में मार डाला तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर पकड़े गए तो बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना बदला लिया। ये इसमें कहानी है। कुल मिलाकर के हमने देखा किस प्रकार से भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने और तराइन के द्वितीय युद्ध ने भारत का इतिहास बदला और प्राचीन भारत को मध्यकालीन इतिहास में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद देखिए जो मध्यकाल शुरू हो जाता है, ये जो आपका जब
भारत में जब मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, उस प्रकार से उसके बाद किस प्रकार से भारत में फिर मध्यकाल का आरंभ होता है, थोड़ा सा उसका हम ग्राफ बना दें क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यहीं से होगा। तो ये जो मध्यकालीन भारत है, इस मध्यकालीन भारत में शुरुआत कहां से होती है? मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है वो होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं ये हम आपको थोड़ा सा बता दें। यहां पर दो प्रकार से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दो भाग ही है ना इसके। तो मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए, वैसे तो मध्यकालीन इतिहास कहां से कहां तक है? 1206 ईस्वी से लेकर के कहां तक? 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास आता है। ठीक है, 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास जो है ये मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। और ये पूरा मध्यकालीन इतिहास जो है मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित है। लेकिन इसको दो भाग में हम पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं? पहला हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं। और दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक है? दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का इतिहास दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। क्या हुआ था इसके बीच में? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके और फिर उसके बाद क्या किया है? 1526 में एक नए वंश की स्थापना की। तो अगला भाग जो मध्यकालीन इतिहास है वो क्या है? मुगल वंश। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के दूसरे भाग में। ये फेज 1 होगा और ये हमारा फेज 2 होगा। और इसका समय कहां से शुरू होता है? तो जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उसी के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त और मुगल वंश का आरंभ तो शुरू कहां से होगा? ये 1526 ईस्वी में। और कहां तक चलेगा? मैंने अभी बताया 1707 ईस्वी तक चलेगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो इतिहास है उसे हम उत्तर मुगल काल के रूप में आधुनिक भारत के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो चरणों में इसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें पहले दिल्ली सल्तनत शुरू होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में हमने देखा है कि किस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत में किस तरह से मोहम्मद गौरी के भारत में जीते गए क्षेत्रों को आधार बना करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला जो इसमें वंश था दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा था? गुलाम वंश था। और इसे मैंने बताया कि इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? सल्तनत इसलिए कहा जाता है कि गौरी की सल्तनत थी और गौरी अफगानिस्तान से अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहा था। तो एक तरह से ये गौरी की सल्तनत का ही हिस्सा था जो भारत में था, तो इसे भारत में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। इसका पहला वंश गुलाम वंश था। इसको दास वंश भी कहते हैं। क्यों दास वंश कहते हैं? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का दास था और बाद में इल्तुतमिश है वो भी दासों का दास माना जाता है। तो ये सब दास थे, ज्यादातर इसमें दास थे, इसीलिए इस वंश को दास वंश कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश कौन सा आता है? खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश पढ़ेंगे जब हम खिलजी क्रांति पढ़ेंगे, किस प्रकार से स्वतंत्र वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत का पहला वंश खिलजी वंश आता है। और खिलजी वंश के बाद कौन आते हैं? खिलजी के बाद आते हैं तुगलक वंश की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग वंशों के प्रसिद्ध राजा हुए हैं, शासक हुए, सुल्तान हुए, जैसे इसमें अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ेंगे, इसमें हम बिन तुगलक को पढ़ेंगे, वैसे और भी पढ़ेंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण है। और तुगलकों के बाद क्या आया है? सैयद वंश आया है। सैयद वंश बहुत ही कम समय के लिए आया। तुगलकों के समय में दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे ज्यादा था लेकिन पतन भी शुरू हो गया था, जिसका लाभ उठा करके फिर सैयद वंश की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश है वो है लोदी वंश। ठीक है,
लोधी वंश। कई बार ये क्रम भी पूछ लिया गया है। तो इसमें कितने वंश आ गए? 1 2 3 4 और 5, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंशों ने अलग अलग समय पर इसमें शासन किया है, जिनका अपना एक इतिहास है। विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत के अलग अलग टॉपिक बनाएंगे वीडियो में, तो इनको आप देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपने यहाँ पर एक संरचना जान ली कि किस प्रकार से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसका आधार क्या था। थैंक यू।